हाय ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम-IAS यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्या है या फिर सिविल सर्विसेज क्या होता है। जनरली जो है सिविल सर्विसेज टर्म जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है और इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की जाती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसे आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर व्हाट इज़ यूपीएससी एग्जामिनेशन और व्हाट इज़ आईएएस एग्जामिनेशन। तो मोर और लेस ये तीनों टर्म एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो है सिविल सर्विसेज। जो पार्टिकुलर आईएएस में जाना चाहते हैं वो बोलते हैं मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और सिविल सर्विसेज के अंतर्गत बहुत सारे पद होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईटी सर्विस, पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस। लगभग मोर और लेस 20 पद से भी अधिक, मतलब 24 सर्विसेज और पोस्ट पद होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वह क्या है। तो सिविल सर्विसेज क्या होता है या फिर सिविल सर्विसेज के बारे में मोर और लेस जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करें। आइए आगे बढ़ते हैं। द सिविल सर्विसेज इज ए टर्म। देखिए, पहले सिविल सर्विसेज एक टर्म है, सभी को मालूम है कि एक शब्द है, एक वाक्य है, एक टर्म है जिसमें कह सकते हैं कि परीक्षा से संबंधित है। वह है कि यह जो है गवर्नमेंट सेक्टर, जो सेक्टर गवर्नमेंट का होता है और एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्वेंट भी इन्हें कहा जाता है। तो जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें जो है प्रोफेशनल मेरिट के आधार पर, अर्थात इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें मेरिट के आधार पर जो है उन्हें का अपॉइंटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है जी, वो इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे एक तो हो गया कि आप जैसे एमपी एमएलएज वगैरह या फिर जो पीएम वगैरह सीएम वगैरह का इलेक्शन होता है, तो वो इलेक्शन एक अलग चीज़ है। लेकिन इन्हें जो इलेक्ट किया जाता है, इन्हें जो अपॉइंट किया जाता है, वह एक प्रोफेशनल मेरिट पे, मतलब इनकी क्षमता क्या है, इनकी योग्यता के आधार पर इनका चयन किया जाता है। तो ये एक प्रोफेशनल होते हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट के रूप में भारत सरकार को या अपने अपने देश में हर एक राज्य का अपना एक सिविल सर्वेंट होता है। सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, चाहे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर जितने भी सरकारें हैं, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ एक पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट होते हैं। तो सिविल सर्विसेज एक टर्म है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि प्रोफेशनल मेरिटोरियस जो कैंडिडेट होते हैं उसमें वह चयन होके आते हैं। और इनका जो इंस्टीट्यूशनल टेन्योर है, जैसे देखिए कोई भी लीडरशिप का चयन होता है, मतलब जैसे सीएम कोई बनते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, तो उनका एक फिक्स टर्म होता है कि वो 5 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं या 5 साल के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं। और 5 साल के बाद फिर से री इलेक्शन होता है। अगर वो फिर जीतते हैं तो फिर से कह सकते हैं कि वो इस सेवा में आते हैं। अगर वो हार जाते हैं तो वो उनको कह सकते हैं वहीं विदाई दे दी जाती है। बट ये जो है मेरिट के आधार पर इनका चयन होता है और ये एक स्पेसिफिक टर्म और टेन्योर के लिए होते हैं। मतलब इनकी जब तक एज जो 60 ईयर कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये सेवा में बने रहते हैं। तो इनकी जो इंस्टीट्यूशनल टेन्योर है वह सर्वाइव करता है ट्रांजिशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप के ट्रांजिशन के बाद भी, उसके उपरांत भी यह अपनी सेवा में कार्यरत रहते हैं, इन्हें हटाया नहीं जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये 5 साल के लिए या 3 साल के लिए नहीं होते, बल्कि टिल द 60 ईयर्स, मतलब 60 साल तक ये अपनी सेवा में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, CSE। तो यहाँ बेसिकली हम लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या है या प्रोफेशनल मेरिट के आधार पे आते हैं या फिर जो भी हैं। ये तो मूलभूत जो मैं बेसिक जो सिविल सर्विसेज टर्म्स हैं इसे डिस्क्राइब करने की यहाँ चेष्टा किया। बट जो ओरिजिनल विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेरीज आ रहे थे, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, वो इसके बारे में पूछे जा रहे थे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो नेशन वाइड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। देखिए, अगर सिविल सर्विसेज के बारे में बात करूँ, अगर इसका थोड़ा सा इतिहास मैं बता देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड वह है कि एक मतलब चाइना से, अगर एशियन सिविल सर्विसेज की बात करूँ, जो कह सकते हैं एकदम प्राचीनतम जो सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ वह चाइना से प्रारंभ हुआ। ठीक है जी। और उसके बाद जो आधुनिक सिविल सेवा है, परीक्षा है, वह भारत की अगर मैं बात करूं तो वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था के आने के बाद या फिर ब्रिटिश सत्ता जब भारत में थी उस समय जो है आईसीएस के रूप में यहाँ इसका कह सकते हैं कि भारत में जन्म हुआ।
तो अभी जो वर्तमान में यूपीएससी सिविल सर्विसेज है वो जो है एक नेशन वाइड कम्पिटेटिव एग्जाम है जो कि इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है हर एक साल, ठीक है। और यह कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे शॉर्ट में यूपीएससी कहते हैं लोग। तो यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक संस्था है, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था, जिन्हें यह कार्यभार दिया गया है, सौंपा गया है कि आप जितने भी मेटोरियस कैंडिडेट हैं जो सिविल सेवा के आकांक्षी हैं, सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट्स हैं, सिविल सेवा में आना चाहते हैं, उनको एक कंपटीशन, उन्हें एक मतलब परीक्षा के माध्यम से उनका चयन करें और फिर वह सरकार को सौंप दें। तो ये जो कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो काम है, पूरी की पूरी बहाली की काम है, नियुक्ति की काम है, वह किसे सौंपा गया है, यूपीएससी को। और इसलिए कहा जाता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा, देखिए यूपीएससी सिर्फ सिविल सेवा ही नहीं कंडक्ट करती, एनडीए की एग्जाम कंडक्ट करती है, तुम्हारा ईपीएफओ का एग्जाम करते हो, ना जाने कई एक ऐसे एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और भर्ती और बहाली निकाली जाती है, उसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी एक है। आगे है रिक्रूटमेंट टू हायर सिविल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सिविल सर्विसेज के माध्यम से देखिए पब्लिक सर्वेंट बहुत होते हैं, चाहे एसएससी से भी निकलते हैं, वो भी एक प्रकार के समाज के सेवा में ही लगे होते हैं, लेकिन जो हायर सिविल सर्वेंट है, जो हायर सिविल सर्विसेज में जो आते हैं वह सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आते हैं। तो रिक्रूटमेंट टू हायर सिविल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के सर्वोच्च जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, इनफैक्ट जो स्टेट लेवल के भी जो कह सकते हैं कोई भी मिनिस्ट्री और मंत्रालय के जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, या फिर जितने भी कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है उसके हेड जो है वह इसी सर्विसेज से चयन होने के बाद जाते हैं। और जो पुलिस सेवा वगैरह के भी हेड होते हैं, जो आईपीएस वगैरह होते हैं, वही जो बाद में जाकर उनको कह सकते हैं डायरेक्टर, डीआईजी वगैरह, आईजी वगैरह बनते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो प्रमुख सर्विसेज है वो आईएएस, सबका जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं सबका ये कह सकते हैं गोल, लक्ष्य, एम, उद्देश्य होता है कि वो आईएएस बने। उसके बाद बहुत सारे लोगों का भर्ती का ग्लैमर भी है, वो आईपीएस बनना चाहते हैं। जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो इसी सिविल सेवा की परीक्षा से चयन होने के बाद वो बनते हैं, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कह सकते हैं कि आप इस 20, मैंने पहले ही बताया कि इसमें 24 ऐसे सर्विस और पद हैं जिनमें कि चयन होने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से उनका सिलेक्शन किया जाता है। आगे है रेफर टू एज ए यूपीएससी एग्जाम, मैंने पहले ही बताया इसे यूपीएससी एग्जामिनेशन के तौर पर भी देखा जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा को। तो ये मोर और लेस इंट्रोडक्शन दिया इंडियन कंटेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू मतलब इंडिया में क्या क्या होता है और ये इंडिया में इसके क्या प्रारूप हैं। इसके आगे जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के आगे आईआरएस हो गया, आईटी सर्विस हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, रेलवे सर्विस हो गया। तो मैंने बताया फिर यूनियन टेरिटरीज का जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी सर्विस हो गया। तो ये जितने भी सर्विसेज हैं यह यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। और अब देखते हैं मैंने कि कंडक्टेड इन 3 फेज, इनका सिलेक्शन जो है 3 फेज में, 3 चरण में किया जाता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें है कि 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, जनरल स्टडीज पेपर 1 एज वेल एज जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे सीसेट का भी पेपर कहा जाता है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ठीक है जी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक का हमें सही चयन करना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और जो कट ऑफ निकलता है मेंस के लिए वो जीएस पेपर 1 से ही निकलता है, मतलब जनरल स्टडीज पेपर 1 से ही निकलता है प्रारंभिक परीक्षा का। जो GS2 का पेपर है दे आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, इसमें बस हमें पास करना होता है। अब आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं, ठीक है जी, इसमें 9 पेपर होते हैं टोटल। और ये ऐसे टाइप है, ऐसे टाइप मतलब इसमें जिस प्रकार से आप कॉलेज में एक प्रश्न दे दिए जाते हैं उसके हमें उत्तर लिखने होते हैं, 500 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द, 150 शब्द, ठीक उसी प्रकार मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं बाकायदा। और प्रारंभिक परीक्षा में जो है यह कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। जनरल स्टडीज के जितने भी पेपर होते हैं यह भी ऑब्जेक्टिव होता है और जीएस का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है जी। आगे है इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, मतलब 2 पेपर का मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, और जो 7 पेपर होते हैं उसके मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। आगे है पर्सनालिटी टेस्ट, जो इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे साक्षात्कार कहते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये 3rd स्टेज है
जिसके बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में क्वालिफाइड माने जाते हैं। और जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं उसके बाद इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखना पसंद करेंगे। आखिर इसकी योग्यता क्या है, इसकी पात्रता क्या है, हु कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसके नेशनलिटी के आधार पर, अगर राष्ट्रीयता के आधार पर जानेंगे तो सर्वोपरि चीज़ है कि भाई अगर यह भारत की कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, तो इंडिया के लोग इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये 3 ऐसे पद हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ही अपीयर हो सकते हैं। बट इसके साथ साथ और जितने भी मैंने पहले ही बताया कि 24 ऐसे इसमें सेवा पद और कह सकते हैं कि पोस्ट होते हैं, तो उसके में जो है भूटान के लोग और नेपाल के लोग और जो है कुछ जो है टिबेटियन रिफ्यूजीज जो 62 से पहले आ चुके हैं वह लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों सर्विसेज को छोड़कर, आईएएस, आईपीएस और आईपीएस को छोड़कर बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, लगभग 21 सेवा, उसमें भूटान, नेपाल और अदर जितने भी हैं जो जिनकी एलिजिबिलिटी यूपीएससी के द्वारा दी गई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनलिटी के आधार पर हमने देखा कि इसकी पात्रता क्या है। आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कह सकते हैं शैक्षणिक पात्र जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन चाहिए। जो भी कैंडिडेट किसी भी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपनी डिग्री, बैचलर डिग्री मतलब हासिल कर लिए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वह इस परीक्षा के लिए पात्रता रखते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कह सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन है। और जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं जो अपने एग्जामिनेशन कह सकते हैं कि 3rd ईयर में है या फिर एमबीबीएस के 4th ईयर में है, वह भी इस परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे एज लिमिटेशन की बात करते हैं, उम्र की सीमा तो 21 to 32 ईयर्स मतलब 21 साल इसकी पात्रता है, और 32 ईयर्स मतलब 32 साल तक जितने भी जनरल कैंडिडेट है वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ईयर्स, जिसने 21 साल कंप्लीट कर लिया इसमें अप्लाई करें। मैक्सिमम एज लिमिटेशन 32 ईयर्स, जो 32 साल पूरे कर चुके हैं उसके बाद यह अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। तो 21 to 32 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट, एक सामान्य विद्यार्थी इस सेवा के लिए एलिजिबल है, पात्रता रखता है, वह इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन हमारे देश में पता है कि सबको जो है एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया भी है। इसको देखते हुए ओबीसी को 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, वो 35 ईयर तक मैक्सिमम एज लिमिटेशन। मिनिमम एज लिमिटेशन सबकी इक्वल है 21 ईयर्स, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल और दिया गया है, तो ये 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह SC/ST जो है 37 ईयर्स तक यह परीक्षा में बैठ सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 42 ईयर्स तक। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो जनरल वाले 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो 6 अटेम्प्ट जो है यूपीएससी की दे सकते हैं। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वह 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और SC/ST कैंडिडेट 37 ईयर तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब जितने SC/ST कम्युनिटी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वह उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन 37 ईयर्स, तो वह तमाम जो है 37 ईयर्स तक बिना कोई गिने चुने आप हर एक साल अपीयर हो सकते हैं। तो ये कुछ मूलभूत चीज़ें जो थी सिविल सर्विसेज से संबंधित वह हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आगे देखिए कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप यह भी हमने बता दिया है, जिसमें 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, एक निबंध ऐसे का पेपर होता है, 4 जीएस का पेपर होता है, ठीक है जी, GS1, GS2, GS3 एंड GS4, समान अध्ययन पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 2, समान अध्ययन पेपर 3 एंड समान अध्ययन पेपर 4। नाउ 2 ऑप्शनल भी होता है, वैकल्पिक विषय, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होते हैं लेकिन उसके पेपर 2 होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो थी, जो ओवरव्यू मैंने बता दिया कि क्या इसके कितने पेपर्स होते हैं, और फिर लास्ट में इंटरव्यू, साक्षात्कार, पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व का परीक्षण भी लिया जाता है। तो आप जब ये 3 स्टेज से होकर गुजरते हैं तो आप आईएएस, आईपीएस या आप अपने मेरिट के आधार पर, रैंक के आधार पर आपको सर्विस अलॉट की जाती है और आप एक सफल कैंडिडेट के रूप में उभरते हैं। बाद में फ्यूचर में जो आईएएस बनते हैं वो डीएम और कलेक्टर बनते हैं, और आईपीएस वगैरह भी एसपी वगैरह बनते हैं, और जब उनकी जो कह सकते हैं कि रिटायरमेंट होते होते तक वह जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तक वह पहुंचते हैं। तो ये 3 स्टेजेस रहा जिससे गुजर कर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।